रंजिश वाली मोहब्बत, रितु जोशी। एपिसोड नंबर 35। अब तक आपने पढ़ा। ऐश्वर्या किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं होने देना चाहती थी। वह शिवांग को किसी भी हालत में पाना चाहती थी, इसलिए उसने सभी घर वालों को वह सच बता दिया जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। जब रम्या ने शिवांग से सवाल किया तो शिवांग को ना चाहते हुए भी सबको वह सच बताना पड़ रहा था कि आखिर ऐश्वर्या सबसे झूठ क्यों बोल रही है। आइए जानते हैं आखिर शिवांग सबको क्या बताता है, क्योंकि शिवांग तो किसी भी हालत में रूहिका से शादी करना चाहता है। आइए देखते हैं अब आगे। जब रम्या ने यह कहा कि आखिर ऐश्वर्या को झूठ बोलकर क्या मिलेगा, तो शिवांग को ना चाहते हुए भी सबकी ओर देखकर सच बताना पड़ा। शिवांग बोला, आप लोगों को सच जानना है ना, तो सुनिए। ऐश्वर्या मुझसे प्यार करती थी। यह बस मुझे पाना चाहती थी, इसलिए इसने अपने पिता की मदद से मुझे जोड़ दिया कि मैं इसे इंडिया लेकर जाऊं। यह बस मेरे करीब रहना चाहती थी। मेरा मन नहीं था इसे लाने का, लेकिन इसके पिता मेरे काफ़ी अच्छे क्लाइंट हैं, इसलिए मुझे इसे ज़बरदस्ती यहाँ लाना पड़ा। मुझे लगा यहाँ आकर यह समझ जाएगी कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे मैं तो इसे छोटी बच्ची समझता हूँ क्या, यह है छोटी बच्ची, पर यह तो कुछ और ही सोच बैठी। दिमाग बच्चों जैसा है। अरे कम से कम अपनी उम्र और मेरी उम्र में ही फ़र्क कर लेती। इमेच्योर लड़की, तुम अभी केवल कॉलेज जाने वाली बच्ची हो। फाइनल ईयर की स्टूडेंट हो तुमने तो अभी दुनिया देखी ही नहीं है। कॉलेज की लाइफ में वह परियों की कथाओं में ही एक सुंदर सा राजकुमार आएगा, घोड़े पर सवार होकर वह तुम्हें ले जाएगा। ऐसी कहानी सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते इमेजिनेशन इतनी ज़्यादा बढ़ा ली है कि इसके हिसाब से तो यह जिससे प्यार करती है या इसको जिससे एक तरफा प्यार हो जाएगा, उसका मतलब वह भी इससे प्यार करता है। यह नहीं होता। दुनिया कहानियों से नहीं चलती, रियलिटी से चलती है। और तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूँगा? पहली और आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे शादी करने में या तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में रहने में या तुमसे प्यार करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और अभी भी मैं तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ, मेरी शादी होने जा रही है। मैं पूरे तन से, मन से, पूर्ण रूप से रूहिका के लिए समर्पित होने जा रहा हूँ। इसलिए आगे से तुमने या किसी और ने भी मेरे और रूहिका के बीच में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पंडित जी, मंत्र पढ़िए। इतना कहकर शिवांग ने गुस्से से घूरते हुए ऐश्वर्या की ओर देखा और फिर रूहिका का हाथ पकड़कर उसे मंडप में बैठा दिया। ऐश्वर्या यह सब सुनकर हैरान थी। उसने घूंघट से हल्का देखते हुए शिवांग के चेहरे को देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, जिसे देखकर रूहिका भी डर चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि उसका होने वाला पति कितना ज़्यादा गुस्सैल है। अब वह दोनों भाइयों को आपस में कंपेयर करने लगी थी। उसके हिसाब से रुद्र कितने स्वीट, इनोसेंट और शांत स्वभाव के हैं और उसका छोटा भाई उतना ही ज़्यादा गुस्सैल है। उसे शिवांग से अब डर लगने लगा था, लेकिन इस समय वह कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं घर वाले अब घूरते हुए ऐश्वर्या को देख रहे थे। ऐश्वर्या ने कुछ कहना चाहा तो रम्या ने उसका हाथ पकड़कर उसे चुपचाप अंकुश के बगल में बैठा दिया और बोली। रम्या बोली, चुप, बिल्कुल चुप। बहुत सुन ली तेरी बकवास। अब चुपचाप यहाँ बैठे रहे, नहीं तो एक थप्पड़ लगाऊंगी तो सारा भूत उतर जाएगा तेरा। ऐश्वर्या गुस्से से रम्या को देख रही थी, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। थोड़ी ही देर में पंडित जी ने शादी की विधियां शुरू करी। कन्यादान हुआ तो वैदेही जी और आशीष जी ने कन्यादान किया। उसके बाद शुरू हुई फेरों की रस्म। फेरे होने के बाद पंडित जी ने वर और वधू को शादी का महत्व और फेरे पर होने वाले वचनों का महत्व समझाया। उसके बाद रूहिका शिवांग के बाएं भाग में आकर बैठ गई। फिर पंडित जी ने एक थाली में मंगलसूत्र और सिंदूर देते हुए शिवांग से कहा। पंडित जी बोले, बेटा यह लो, यह मंगलसूत्र और यह माता के चरणों में अर्पित कुमकुम। इससे दुल्हन की मांग भर दो और यह मंगलसूत्र दुल्हन को पहना दो। जैसे ही शिवांग ने रूहिका के गले में मंगलसूत्र पहनाया और मांग में सिंदूर भरी तो सभी लोग जोर से तालियां बजाने लगे। पंडित जी ने यह देखते ही विवाह संपन्न हुआ कहकर वर और वधू को सभी बड़ों को आशीर्वाद लेने के लिए कह दिया। उसके बाद रूहिका और शिवांग ने अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। फिर विश्वनाथ जी कार्तिकेय जी की ओर देखकर बोले। विश्वनाथ जी बोले, अब तो तुम खुश हो ना कार्तिकेय? मैंने अपना वचन निभाया और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि किसी की भी वजह से तुम्हारी दोनों पोतियों के सम्मान पर कोई आँच नहीं आएगी, फिर चाहे सामने मेरी बेटी ही क्यों ना खड़ी हो। तुम्हारी दोनों पोतियों को मैं अपने घर की लक्ष्मी बनाकर लेकर जा रहा हूँ और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इन्हें लक्ष्मी बनाकर ही रखा जाएगा। इन दोनों को उतना ही प्यार, मान, सम्मान मिलेगा जो हमारे घर की बहू को मिलता है। अपने पिता की यह बातें सुनकर रम्या तो हैरान थी। उसे समझ आ चुका था कि अब शायद उसका पलड़ा हमेशा ही नीचे रहने वाला है, क्योंकि अब तो राजावत खानदान की दोनों पोतियां राठौर खानदान की बहू बन चुकी हैं और अब रम्या चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती।
वहीं विश्वनाथ जी की बातें सुनकर कार्तिकेय जी काफ़ी खुश थे। उन्हें यकीन हो चुका था कि उनकी दोनों पोतियां राठौर फैमिली में अच्छे से रहेंगी। इसलिए कार्तिकेय जी विश्वनाथ जी की ओर आगे हाथ जोड़ते हुए बोले। कार्तिकेय जी बोले, अब मुझे किसी बात का कोई दुख नहीं। मुझे पता है कि तू अपना वचन अच्छे से निभाएगा। बस मेरी दोनों पोतियों का ख्याल रखना। इतना कहकर कार्तिकेय जी ने बगल में बैठी दीप्ति जी और राधिका जी की ओर देखते हुए कहा। कार्तिकेय जी बोले, आज से मेरी दोनों पोतियां आपकी हुई। दीप्ति जी बोली, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता भाई साहब। रूहिका का संबंध हमारे घर में ही होना था, शायद इसलिए इतना सब कुछ हो गया। पर देखिए ना, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। नहीं तो ऐसे समय में कभी कभी रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ एक नया रिश्ता और जुड़ गया है। चलिए, अब हम अपनी बहू को अपने घर लेकर जाने के लिए बेताब हैं। आप आज्ञा दीजिए, विदाई का समय बीता जा रहा है। कार्तिकेय जी ने हाँ में सर हिलाया। थोड़ी ही देर में विदाई का सारा इंतजाम हो चुका था। वैदेही जी ने काशी और रूहिका को गले लगाया और फिर काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रूहिका, जो कि अपनी माँ के गले लगने से पहले नॉर्मल थी, अपनी माँ के गले लगते ही उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। फिर आशीष जी ने उन दोनों को ही प्यार से अपने गले लगाया और फिर दोनों को कार्तिकेय जी के पास लेकर गए। आशीष जी रूहिका और काशी से बोले। आशीष जी बोले, बेटा, यह घर हमेशा हमेशा तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। खुद को कभी भी अकेले मत समझना। काशी, रूहिका तुम्हारी छोटी बहन है। अपने ससुराल में हमेशा उसे छोटी बहन की तरह प्यार देते रहना। काशी ने रूहिका का हाथ पकड़ा और फिर कार्तिकेय जी की ओर बढ़ते हुए उन्हें प्रणाम किया। कार्तिकेय जी ने दोनों को ही गले लगाया और फिर उन्हें गाड़ी में बैठने के लिए घर के बाहर की ओर ले जाने लगे। दोनों ही दूल्हे पीछे से अपनी अपनी दुल्हन के साथ चल रहे थे। वैदेही जी ने विदाई की रस्म पूरी करी और फिर दोनों ही दुल्हनों को अपने अपने दूल्हे के साथ घर से रवाना किया। वहीं रम्या ऐश्वर्या को ले जाने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन विश्वनाथ जी के कहने पर रम्या को ऐश्वर्या को ले जाना पड़ा। ऐश्वर्या की विदाई भी हो चुकी थी, लेकिन जहां ऐश्वर्या राठौर मेंशन जाना चाहती थी, वहां अब उसे शेखावत मेंशन जाना पड़ रहा था, अंकुश की दुल्हन बनकर। सभी बड़े लोगों के होने के कारण रम्या को अब ऐश्वर्या को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करना ही पड़ा। रम्या को जब ऐश्वर्या के पिता कितने बड़े हैं इस बारे में पता चला तो उनकी हैरत की कोई सीमा न रही। घर पहुंचते पहुंचते उसे ऐश्वर्या के बारे में सब कुछ पता चल चुका था। अब वह समझ चुकी थी कि वह चाह कर भी अपने इस रिश्ते को नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि ऐश्वर्या के पिता कोई मामूली इंसान नहीं थे और वह भी इंडिया के लिए निकल चुके थे। और जहां रम्या के पिता बीच में आ जाते हैं, वहां पर सिर्फ फैसले लेने का हक विश्वनाथ जी को होता है। यह बात रम्या बखूबी जानती थी, इसलिए अब वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर दोनों ही दुल्हनें राठौर मैंशन पहुंची तो उनके बड़े ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया। दोनों का गृह प्रवेश किया गया और उसके बाद दोनों ही अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए घर के अंदर प्रवेश करने लगी। फिर उन्हें मंदिर ले जाया गया। दोनों ही जोड़ों ने वहां पूजा अर्चना करी और फिर शुरू हुई शादी के बाद होने वाली कुछ खेल, जिसमें सबसे पहला खेल था अंगूठी ढूंढना। दीप्ति जी ने एक बड़ी सी बारात में अंगूठी डाली और फिर काशी और रुद्र और शिवांग और रूहिका की ओर देखते हुए बोली। दीप्ति जी बोली, मैं इसमें अंगूठी डालूंगी और जिसे अंगूठी मिलेगी समझ जाना गृहस्थ जीवन पर उसी का राज चलेगा। ऐसा 3 बार होगा। जिसने ज़्यादा बार अंगूठी निकाली सत्ता उसके हाथ में होगी। तभी एक लड़की दादी जी की ओर देखते हुए बोली। वह लड़की बोली, दादी जी, आपके टाइम पर सत्ता किसके हाथ में गई थी? दीप्ति जी मुस्कुराते हुए बोली, और किसके हाथों में? इन्हीं के हाथ में गई थी, तभी तो इन्हीं की सुनती आ रही हूँ मैं। लेकिन मेरी पोता बहू, तुम ऐसा मत करना। इस बार तो तुम्हें जीतना है, ठीक है ना? राधिका जी बोली, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा माँ साहब ने। अरे, हमारे टाइम पर भूल गई आप? हमारे टाइम पर भी तो यही जीते थे। तभी केशव जी मुस्कुराते हुए बोले, ऑफ कोर्स मैं जीता था। राधिका जी बोली, पर आपने चीटिंग करी थी। उस समय तो मैं नई बहू होने के कारण कुछ कह नहीं पाई, पर आप भी जानते हैं कि असली जीत किसकी हुई थी। तभी राधिका जी की बातें सुनकर सभी हैरान थे और दीप्ति जी को तो हैरानी से केशव जी को देख रही थी, मानो पूछ रही हो कि क्या राधिका जी जो बोल रही हैं वह सच है। तभी केशव जी धीरे से हंसते हुए बोले। केशव जी बोले, जीता मैं था, लेकिन चलती तो आप ही की है इस खेल में। जीतने के बाद भी कौन सा मेरी चली है? तभी राधिका जी केशव जी की ओर देखते हुए बोली, अच्छा, क्या कहा आपने? फिर से बोलना ज़रा। केशव जी दांत दिखाते हुए बोले, कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। चलो चलो, खेल की शुरुआत करते हैं। माँ साहब डालिए अंगूठी।
देखें तो इस बार कौन जीतता है। यह सुन दीप्ति जी ने अंगूठी डाली तो दोनों ही जोड़े थाली में हाथ डालते हुए अंगूठी ढूंढने लगे। काशी को इस रस्म में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सभी लोगों की खुशी के लिए वह इस रस्म को कर रही थी। वहीं रुद्र ने काशी को अंगूठी ढूंढने दी। काशी ने पहली बारी में अंगूठी निकाल ही दी। उसके बाद जब दूसरा राउंड हुआ तो दूसरे राउंड में रुद्र ने अंगूठी निकाली और तीसरे राउंड में काशी अंगूठी निकालते ही जीत गई। तो काशी को जीतता देख दीप्ति जी बोली, यह हुई ना बात, देखो मेरी पोता बहू जीत गई। काशी, अब तुम्हारा राज चलेगा ज़िंदगी भर। अच्छे से कान कस के अपनी सारी बात मनवा लेना इससे, बहुत शैतान है ये। तभी रुद्र बोला, अच्छा दादी, मैं शैतान? तब तो रूही का तुम जीतना इस रस्म में, क्योंकि मुझसे ज़्यादा शैतान तो शिवांग है। रूही का यह सुनते ही मुस्कुरा उठी। हालांकि वह घूंघट में भी थी, लेकिन उसके सुर्ख लाल होंठ घूंघट में दिख रहे थे और शिवांग, जो कि रूहिका के चेहरे पर उसके होंठों को देखकर मुस्कुरा उठा। रूहिका की मुस्कान शिवांग के दिल में घर कर चुकी थी। शिवांग बोला, ठीक है, देख लेते हैं कौन जीतता है, चलो शुरू करते हैं। रूहिका ने शर्माते हुए पानी में हाथ डाला और फिर अंगूठी ढूंढने लगी। पहली बार ही तो शिवांग ने अंगूठी ढूंढ ली थी। शिवांग को जीतता देख रुद्र बोला, दिस इज़ नॉट फेयर रूहिका, तुम अंगूठी अच्छे से ढूंढ नहीं रही हो। तुम्हारे जीजू की इज्जत का सवाल है, इस बार अंगूठी तुम्हें ही ढूंढनी है। रूहिका ने जैसे ही यह सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अंगूठी ढूंढना तेज़ किया और दूसरी बारी में अंगूठी ढूंढ ली और ज़ोरों से खुश होने लगा। रुद्र बोला, देखा, मैंने कहा था ना रूहिका, बस एक बार और, उसके बाद सारी ज़िंदगी हुक्म चलाना इस पर, सपोर्ट मैं करूँगा। शिवांग ने जैसे ही यह सुना तो वह रुद्र को घूरते हुए देखने लगा और बोला। शिवांग बोला, आप मेरे भाई हो या इसके? कायदे से आपको मेरे सपोर्ट में होना चाहिए। रुद्र बोला, मैं तेरा भाई हूँ, लेकिन रूहिका मेरी इकलौती साली है। शिवांग बोला, इकलौती नहीं, दूसरी साली है। शायद आप भूल रहे हैं, आपके पास 2 सालियाँ हैं, एक का नाम आराध्या भी है और इकलौती साली नाम मेरे पास है, बड़े आए। इतना कहकर शिवांग जब रुद्र को एटीट्यूड दिखाने लगा तो रुद्र उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, हाँ, तो जब मैं अपने ससुराल जाऊंगा वहाँ 2 सालियाँ होंगी, यहाँ इस घर में तो मेरी साली अभी एक ही है और तू गेम पर फोकस कर, बड़ा आया जीतने वाला। सब लोग उनकी यह हंसी मजाक देखकर मज़े ले रहे थे। तभी तीसरा राउंड शुरू हुआ और इस समय अंगूठी का खेल कुछ यूँ पलटा कि दोनों को ही एक साथ अंगूठी मिली। एक ने इस छोर से अंगूठी पकड़ी तो दूसरे ने दूसरे छोर से, और जब दोनों ने ही अंगूठी निकाली तो सब लोग हैरान हो गए और ताली बजाने लगे। तभी हंसते हुए राधिका जी बोली, ये हलो, अब बताओ किसकी चलेगी? दीप्ति जी बोली, दोनों की ही चलेगी, कभी तुम सुन लेना तो कभी तुम। गृहस्थ जीवन का राज ही यही होता है, दोनों को ही बैलेंस करके चलना होता है। अच्छा चलो, अब तुम लोग थक गए होंगे, इसलिए अपने अपने कमरे में जाने की तैयारी करो। राधिका, तुम दोनों ही बहुओं को लेकर उनके कमरे में जाओ। इतना सुनते ही राधिका जी अपनी दोनों बहुओं को अपने साथ लिया और दोनों को ही उनके कमरे में ले जाने लगी। राधिका जी ने काशी को रुद्र के कमरे में आराम से बैठा दिया और उसके बाद रूहिका को लेकर शिवांग के कमरे में ले गई। शिवांग का कमरा काफ़ी ब्राइट कलर से पेंट किया हुआ था। दीवार पर एक बड़ी सी फैमिली पिक्चर और कुछ पेंटिंग्स थी, जिसे शिवांग ने खुद अपने हाथों से ड्रॉ किया था। शिवांग को पेंटिंग करने का काफ़ी शौक था, इसलिए वह पेंटिंग्स करता रहता था। लेकिन जब रूहिका ने दीवार पर एक पेंटिंग देखी तो उसे उस पेंटिंग को देखकर कुछ याद आ गया, लेकिन फिर उसने अपने दिमाग पर जोर न डालते हुए राधिका जी के कहने पर चुपचाप से वहाँ बैठना ठीक समझा। राधिका जी रूहिका को समझाते हुए फिर वहाँ से बैठकर कमरे में से निकल आई। रूहिका को शिवांग के कमरे में छोड़ने के बाद राधिका जी रुद्र के कमरे में गई, जहाँ काशी शांति से बेड पर बैठी हुई थी। राधिका जी ने काशी को काफ़ी समझाया और उसे आश्वासन दिया कि वह व्योम की चिंता ना करे, वह उन्हीं के पास है, उन्होंने उसे नैनी के साथ नहीं छोड़ रखा है। यह सुनकर काशी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। राधिका जी काशी के चेहरे पर यह मुस्कान देखकर मुस्कुराते हुए काशी को आशीर्वाद देकर कमरे से बाहर जा चुकी थी। लेकिन काशी के मन में तो काफ़ी सारे सवालों का जमावड़ा लगा हुआ था। अब बस उसे इंतज़ार था रुद्र के कमरे में आने का, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा घमासान युद्ध जो होने वाला था। थोड़ी देर में रुद्र कमरे में आ गया
उसने देखा काशी बिस्तर पर नहीं है, कमरे में शांति है। डिम लाइट ऑन हो रखी है। रुद्र ने लाइट ऑन की और दरवाज़ा बंद किया तो उसे कमरा खाली नजर आया। काशी उसे दिख नहीं रही थी। तभी रुद्र ने देखा कि उसे बाथरूम से आवाज़ आई तो वह समझ गया कि काशी बाथरूम में है। रुद्र ने बाथरूम की ओर देखा तो दरवाज़ा खोलते हुए काशी अंदर से बाहर की ओर आई। रुद्र ने काशी पर एक नज़र देखा तो काशी अपने कपड़े चेंज कर चुकी थी। रुद्र कुछ बोलता उससे पहले ही काशी ने रुद्र को एक नज़र देखा और फिर इग्नोर करके अपने बैग को साइड में करने लगी, जिससे उसने अभी थोड़ी देर पहले ही अपने कपड़े निकाले थे। रुद्र काशी के पास आया और बोला। रुद्र बोला, तुमने कपड़े चेंज कर लिए, मेरा इंतज़ार भी नहीं किया। काशी बोली, इंतज़ार उनका किया जाता है जो हमारे लिए अजीज़ हैं और जिसका इंतज़ार हम करना चाहते हो। ना तुम मेरे लिए अजीज़ हो और ना मैं तुम्हारा इंतज़ार करना चाहती थी। रुद्र बोला, मैं कुछ समझा नहीं काशी। यह सुनते ही काशी की आंखों में खून उतर आया। वह गुस्से से रुद्र की ओर देखते हुए बोली, समझ नहीं आ रहा है या समझना नहीं चाहते हो मिस्टर रुद्र सिंह राठौर? रुद्र बोला, काशी मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रही हो। काशी बोली, मैं बात कर रही हूँ उस बारे में, उस धोखे के बारे में जो तुमने मुझे दिया। रुद्र बोला, धोखा? किस बात का धोखा? काशी बोली, कितने मासूम बन रहे हो ना तुम। सारा सच जानते हुए भी अभी भी उस सच को मानने से इनकार कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? रुद्र ने यह सुना तो उसे गुस्सा आया। वह गुस्से से काशी की ओर देखते हुए बोला। रुद्र बोला, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रही हो। बताओ काशी कि तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। काशी बोली, तो सुनो, तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे यह शादी नहीं करनी थी। मैंने तुम्हें लेटर भेजा था जिसे पढ़ने के बावजूद भी तुम मेरे घर बारात लेकर आ गए। रुद्र बोला, लेटर? कौन सा लेटर? काशी बोली, ओह कम ऑन रुद्र, अब यह मत बोलना कि तुम्हें लेटर मिला ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुआ ने तुम्हें वो लेटर दिया था। मेरी उनसे खुद बात हुई थी शादी से ठीक पहले। तब उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने तुम्हें वो लेटर दे दिया है। मैंने बॉक्स भिजवाया था तुम्हारे लिए ताकि तुम उस बॉक्स में रखा हुआ लेटर पढ़ो और शादी से इनकार कर दो, लेकिन तुम बारात लेकर आ गए। रुद्र बोला, काशी मुझे सचमुच इस बारे में कुछ नहीं पता था और अगर पता भी होता तो मैं तब भी बारात लेकर आता। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं इस शादी को करने से साफ मना कर देता? तो सुनो, बिल्कुल नहीं। यह शादी मुझे करनी थी किसी भी हालत में, चाहे तुम प्यार से मानती हो या नहीं मानती। काशी बोली, तो सुन लो तुम भी, मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ, चाहे तुम प्यार से सुनो या नफरत के भाव से। मैंने यह शादी सिर्फ और सिर्फ व्योम की खातिर की है। उससे ज़्यादा तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है और ना मैं कभी बनाना चाहती हूँ, क्योंकि तुम जैसा इंसान कभी किसी का नहीं हो सकता। तुमने मेरा फ़ायदा उठाया था उस रात। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। मेरे साथ इन कुछ सालों में क्या कुछ गुजरा है मैं जानती हूँ। इसलिए इस जन्म में तो क्या, आने वाले किसी भी जन्म में मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। रुद्र बोला, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है। काशी बोली, अच्छा, अगर तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया है तो व्योम कहाँ से आया? बताओ। तुमने मेरे साथ बहुत कुछ किया है रुद्र सिंह राठौर। अगर मैं बताने पे आई तो शर्म से मारे डूब मरोगे तुम। बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहो और ना इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो और ना ही शुरुआत, क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। काशी की बातें सुनकर क्या होगा रुद्र का अगला कदम? तो वहीं काशी की कही बातें रुद्र के दिल और दिमाग पर किस तरह से असर डालती हैं, जानना दिलचस्प होगा, जो हम जानेंगे कहानी के आने वाले भाग में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में ढेर सारी रेटिंग और स्टिकर देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।